सो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बेसोफिल्स और ज़ीनोफिल्स और डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड जितनी भी पैथोफिजियोलॉजीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसोफिल्स का जब हम रोल प्ले डिस्कस करते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि बेसोफिल्स क्या है, एक ग्रेन्यूलोसाइट है। ठीक है, ग्रेन्यूलोसाइट की एक टाइप है। ठीक हो गया। और बेसोफिल्स जो है हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स के साथ मिलके फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, मास्ट सेल्स हम हिस्टोलॉजी में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। वैसे कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यू सेल है एक। ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है और जो बेसिक हमारे पास जितने भी लोकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं या सिस्टेमिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं उनमें ये रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक हो गया। बेसिकली बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स दोनों ही हमारे पास बोन मैरो से में फॉर्म होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, प्रोलीफरेट होते हैं। लेकिन हमें पता है कि बेसोफिल्स हमने पढ़ा था कि हमारे पास किससे बन रहा था, माइलॉइड स्टेम सेल से बन रहा था। ठीक है, लेकिन जो मास्ट सेल है वो हमारे पास दूसरे प्रोजेनिटर सेल से बन रहा होता है, यानी कि इनकी बेस एक ही है कि बोन मैरो से ये फॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन प्रोजेनिटर सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं इनके। अब क्या है हमारे पास के बेसोफिल और मास्ट सेल्स मिल के दोनों जो है हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी में माइल्ड फेगोसाइटोसिस करते हैं अगेंस्ट दी फॉरेन एजेंट। ठीक है, जो मेजर फेगोसाइटोसिस है हमें पता है कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस कर रहे हैं। ठीक है, जो माइल्ड फेगोसाइटोसिस है वो कौन कर रहा है, बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स मिल के। दूसरा हमारी बॉडी में क्या है कि ये ब्लड में हेपरिन रिलीज़ करते हैं। हेपरिन का क्या फंक्शन होता है कि वो ब्लड कोगुलेशन हमारे ब्लड में प्रिवेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या है कि एक तो ये माइल्ड फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, दूसरा ये ब्लड में हेपरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि ये ब्लड कोगुलेशन को प्रिवेंट कर सकें। अब इनका जो एक और मेन फंक्शन है वो क्या है कि हमारी बॉडी में कोई भी जब एलर्जन एंटर हो जाता है। ठीक है, एलर्जन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में एलर्जीज कॉज कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी एलर्जन हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी को हम सुनते हैं पोलन एलर्जी हो गई है। ठीक है, तो पोलन एज अ एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। इसके अलावा किसी हनी बी ने, ठीक है, काट लिया है। ठीक है, तो वो उसका जो सब्सटेंस जो केमिकल्स होंगे वो एलर्जन के तौर पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो एलर्जन है जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो क्या होता है कि इस एलर्जन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है हमारी बॉडी में जिससे ये एलर्जन जाके बाइंड करता है। और वो एंटीबॉडी कौन सा है, आईजीई एंटीबॉडी। ठीक है, जिसका स्पेसिफिक नाम रीएजिन भी है। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमें पता है कि हमारी बॉडी में 5 टाइप के एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई। ठीक है, आईजीई इज़ स्पेसिफिक फॉर द एलर्जेंस दैट आर एंटरिंग इन द बॉडी। ठीक है, और इसका क्या स्पेसिफिक नाम है, रीएजेंट। ठीक है, अब होता क्या है हमारी बॉडी में जब ये एलर्जन दाखिल होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो एलर्जन है ये आईजीई एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आईजीई इज़ स्पेसिफिक फॉर दी एलर्जेंस। तो ये हमारी बॉडी में जब एलर्जन दाखिल हुआ ये आईजीई के साथ क्या कर लिया, इसने बाइंड कर लिया। अब आईजीई की ये खसूसियत है कि वो हमारे पास बेसोफिल और मास्ट सेल के साथ जाके बाइंड कर सकता है। ठीक है, उसकी ये कैपेबिलिटी है। ये वो क्या करता है, बेसोफिल्स और जो मास्ट सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, उनके सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ जाके ये क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। ठीक है, और आईजी एंटीबॉडी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एलर्जन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली जाके कहाँ पे, बेसोफिल और मास्ट सेल की जो सरफेस पे रिसेप्टर्स होती हैं वहाँ पे जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, इसके बाइंड होने की वजह से हमारे पास केमिकल चेंजेस होती हैं इन द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, और ये क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, मैं पहला पहला वर्ड लिख रही हूँ। ठीक है, हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं, ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ करते हैं, इसके अलावा सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं, हेपरिन रिलीज़ करते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा स्लो सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलेक्सिस और नंबर ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इन सारे जो सब्सटेंसेस हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि ये अल्टीमेटली क्या करते हैं कि उस एलर्जन के ख़िलाफ़ जो है वो फाइट करते हैं। ठीक है, लोग ये सारे मिलके क्या करते हैं कि लोकल जो हमारे पास वास्कुलर और टिश्यू रिएक्शंस हैं वो करते हैं।
ठीक है। और इन रिएक्शंस की बदौलत ये हमारे पास उस स्पेसिफिक एलर्जन से फाइट करते हैं, ठीक है, फाइट विद द एलर्जन, और इस एलर्जन को ख़त्म करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इनका फंक्शन होता है कि क्या है हमारे पास, ठीक है। एक ओवरव्यू देती हूँ ताकि समझ आ जाए बात की, कि हमारे पास क्या होता है जब भी कोई एलर्जन बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। एलर्जन क्या है, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट एलर्जीज कॉज करते हैं, ठीक है। जब ये एलर्जन एंटर होता है तो इसके लिए हमारी बॉडी में पहले से एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, डेट इज़ IgE एंटीबॉडी, जिसको हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया रीएजेंट का, ठीक है। क्या होता है कि ये एलर्जन जब एंटर होता है तो ये फ़ौरन से IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि IgE एंटीबॉडी की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारे पास बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं उनके साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। इसके बाइंड करने के वजह से क्या होता है कि बेसोफिल और मास्ट सेल्स डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, सच एज हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, नंबर ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है, लिम्फोकाइंस भी रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये सारे मिलके क्या करते हैं, लोकल वास्कुलर और टिश्यू रिएक्शंस करते हैं और उस एलर्जन के ख़िलाफ़ जो है वो फाइट करते हैं, ठीक है, और उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक हो गया। एक तो ये फंक्शन हो गया। जो चौथा हमारे पास फंक्शन है बेसोफिल्स का, वो क्या है, बेसोफिल और मास्ट सेल्स अगेन मिल के क्या करते हैं हमारे पास, के CSF को रिलीज़ करते हैं। व्हाट इज़ CSF, सॉरी, ECF को रिलीज़ करते हैं। ECF हमारे पास क्या है, ओजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जब हमारे पास वो एलर्जन बॉडी में एंटर हुआ था, ठीक है, इन्होंने डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज़ किए थे जिसकी वजह से उसने उस एलर्जन के ख़िलाफ़ जो है फाइट किया था, और डिफरेंट जो है वो उसके साथ रिएक्शंस किए थे, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रॉपरली उस एलर्जन को बॉडी से जो है ख़त्म करने के लिए बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स हमारे पास ओजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज़ करते हैं उस इन्फ्लेम्ड टिश्यू में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इन्फ्लेम्ड एलर्जिक टिश्यू था, ठीक हो गया। इधर हमारे पास जो बेसोफिल और मास्ट सेल्स हैं उन्होंने क्या किया, ओजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज़ किया, और इस कीमोटैक्टिक फैक्टर की मदद से क्या हुआ कि जो हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैपिलरी है, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास ब्लड फ्लो कर रहा है, और इसमें जितने भी ओजिनोफिल्स होंगे वो क्या करेंगे कि इस जो कीमोटैक्टिक फैक्टर है उसको डिटेक्ट करेंगे, और देन हमने पढ़ा है कि हमारे पास डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, उसके थ्रू इन एंडोथेलियल सेल्स से जो हैं वो स्क्वीज़ आउट होके हमारे पास उस टिश्यू की तरफ चले जाएंगे, और वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस करेंगे और बॉडी से उस एलर्जन को रिमूव करेंगे, ठीक हो गया, उसके ख़िलाफ़ फाइट करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसोफिल्स और मास्ट सेल के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। अब हम चलते हैं ओजिनोफिल की तरफ। अब अगर हम ओजिनोफिल की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हम इसी वाले प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं कि जब बेसोफिल और मास्ट ने हमारे पास ओजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज़ किया था, ठीक है, और उसको सेंस करके जो हमारे ओजिनोफिल थे वो उस इन्फ्लेम्ड एलर्जिक टिश्यू की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है। जब वो इस टिश्यू में एंटर हुए तो ओजिनोफिल हमारे पास क्या करते हैं कि वो इस इन्फ्लेमेशन को डिटॉक्सिफाई करते हैं और जो एलर्जन है उसको फेगोसाइटाइज और डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हमारे पास, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं प्लस फेगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एलर्जन। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और क्या करते हैं, ज़ाहिर बात है कि जब वो उसकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे
तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी जो लोकल प्रोसेस था उसको वो स्टॉप कर देंगे, स्प्रेड होने से रोक देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ओजिनोफिल का फंक्शन होता है, ठीक है। और एलर्जिक रिएक्शंस में ये इस तरह से काम करते हैं। और ये हमारे पास क्या होते हैं कि उन टिश्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं जहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल पेरी ब्रोंकियल टिश्यूज़ ऑफ लंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे लोगों को जिस तरह अस्थमा की शिकायत होती है, ठीक है, इसी तरह पोलन एलर्जी में, ठीक है, हमें पता है कि सांस बहुत ज़्यादा उखड़ती है बंदे की, ठीक है। तो ब्रोंकाई में ये स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा स्किन में होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि रोज़मर्रा की तादाद में एलर्जीज़ इस तरह कॉज होती हैं, ठीक है। तो स्किन में भी ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं ताकि जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनमें जो एलर्जेंस मौजूद हैं उनको ख़त्म कर सकें। अच्छा, जो दूसरा इनका फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, कि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ ये जो है फंक्शन करता है, ठीक है। उनको बॉडी से जो है वो ख़त्म करता है और उनके जो जो भी इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करता है, ठीक है। तो ये अब पैरासिटिक वॉर्म को, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम टेप वॉर्म की बात करें तो वो 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन में। तो इतने बड़े वॉर्म को ओजिनोफिल के लिए इनगल्फ करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ओजिनोफिल एक छोटा सा हमारे पास वाइट ब्लड सेल है, जबकि वॉर्म की बात करें तो वो उनका साइज़ वेरी कर रहा होता है, ठीक है। वो छोटे भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये इनगल्फ तो नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, ये उस वॉर्म के साथ पहले तो अटैच होता है, ठीक है। और डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू ये उन वॉर्म्स को ख़त्म करता है, ठीक है। या तो ये क्या करेंगे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ करवाएंगे, ठीक है, जो कि उन वॉर्म्स की डाइजेशन कर लेगा, ठीक है, और उन्हें डिस्ट्रॉय कर लेगा। ठीक हो गया, एक तो ये काम करवा सकते हैं। दूसरा क्या ये करवाएंगे कि हमारे पास क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एक मतलब रिएक्टिव फॉर्म होती है ऑक्सीजन की जो ये रिलीज़ करते हैं, जो कि पैरासाइट्स के लिए लीथल होती है। और वो क्या करते हैं कि इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करके डाई हो जाते हैं, ठीक है। रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ करवाते हैं जो कि हाईली लीथल है पैरासाइट के लिए, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये हो गया जिससे ये वॉर्म को डिस्ट्रक्ट करते हैं। और तीसरा तरीका क्या है कि ये लार्वासिडल हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज़ करवाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज़ करवाते हैं। और ये हमारे पास मेजरली क्या होते हैं, ये होती हैं मेजर बेसिक प्रोटीन्स, ठीक हो क्या, मेजर बेसिक प्रोटीन्स होती हैं ये, जो कि हमारे पास ज़ीनोफिल रिलीज़ करवाते हैं। और ये भी अल्टीमेटली जो है हमारा जो वॉर्म होता है उसकी डिस्ट्रक्शन कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओजिनोफिल जो है वो काम करता है, ठीक है। और हमारा जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास अलग तरह से फंक्शन कर रहा होता है। और वॉर्म अगर हमारी बॉडी में एंटर हो गया है तो ये तीन इनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि ये तीन तरह से जो भी सूटेबल होती है उस वॉर्म के लिहाज से, ठीक है, वो उस सूटेबिलिटी को अपना के ये उस वॉर्म को किल करता है, ठीक हो गया। अब हम WBC's पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी डिज़ीज़ जो है हमारी बॉडी में WBC's के नॉर्मल फंक्शन को डिसरप्ट कर रही है। तो सबसे पहले है हमारे पास ल्यूकोपीनिया, ठीक है। ल्यूकोपीनिया क्या करती है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से बोन मैरो जो है बहुत ही कम WBC's बनाने की उनमें टेंडेंसी हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत कम WBC's बन रहे होते हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास क्या है कि बहुत सारी जो है कॉजेज़ हो सकती हैं। क्या क्या कॉजेज़ होती हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। नंबर वन, अगर हमारी बॉडी वल्नरेबल है किसी भी रेडिएशन एक्सपोजर पे, तो क्या होता है कि कोई भी एक्स रेज़ या गैमा रेज़ हैं उनकी रेडिएशन हो रही है, ठीक है, हमारी बॉडी पे, तो उससे ये कंडीशन कॉज हो सकती है, ठीक है। जो कि हमारी बोन मैरो के फंक्शन को तब्दील करके क्या करती है कि उनमें ये कंडीशन पैदा कर देती है कि कम से कम WBCs पैदा हों, ठीक है।
दूसरा है कि किसी भी ड्रग्स या केमिकल्स अगर कोई बंदा यूज़ करता है, ठीक है, या उस ड्रग्स और केमिकल्स का एक्सपोजर है, तो क्या होता है कि उससे भी हमारे पास ल्यूकोपीनिया की कंडीशन कॉज हो सकती है। फॉर एग्जांपल बेंजीन है या एंथ्रासीन है, ठीक है, तो इससे हमारे पास जो बोन मैरो है उसका फंक्शन डिसरप्ट होता है, उसकी एप्लेसिया हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डब्ल्यू नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। जो केमिकल्स हैं उनमें हमारे पास कौन है, बेंजीन और एंथ्रासीन, ठीक है, जो कि कॉमनली कॉज कर रहे होते हैं हमारे पास ल्यूकोपीनिया की कंडीशन। और ड्रग्स में हम अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सी ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जो कि ये कॉज कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास थायोयूरेसिल है, ठीक है, ये भी ड्रग है जो कि ल्यूकोपीनिया को कॉज कर सकता है, ठीक है। थायोयूरेसिल दैट इज़ यूज टू ट्रीट थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। तो ये जब ड्रग कंज्यूम करता है तो इससे भी हमारे पास ल्यूकोपीनिया कॉज हो सकती है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ हिप्नोटिक्स हैं, ठीक है, जो ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल बारबिट्यूरेट हिप्नोटिक्स, तो ये भी हमारे पास ल्यूकोपीनिया की कंडीशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ड्रग्स और केमिकल्स और इसके अलावा इरेडिएशंस जो हैं हमारी बॉडी में, ये कॉज करती हैं ल्यूकोपीनिया, ठीक है। अब इससे इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ रहा होता है, अच्छा जी, अब देखो अंडरस्टूड सी बात है कि हमारी बॉडी में रोज़ ही किसी ना किसी बैक्टीरिया का एक्सपोजर हो रहा होता है, ठीक है। जैसे हम माउथ है, आइज़ हैं, ठीक है, ये कॉमन प्लेसेस हैं, ठीक है, यूरीथ्रा विजाइना, ये कॉमन प्लेसेस है जहाँ से डेली जो है बैक्टीरिया जो है एंटर हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे फूड से डेली बैक्टीरिया हमारी जीआईटी में एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास फ्यू WBCs होंगे तो अल्टीमेटली वो इन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो हैं फ़ाइट करने की सलाहियत नहीं रखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने थोड़े बैक्टीरिया वो WBCs हैं और बैक्टीरिया इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जितने भी अवेलेबल WBCs हैं वो उनके ख़िलाफ़ लड़के ख़त्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या करेंगे कि जो बैक्टीरिया हैं वो डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, डोमिनेट कर जाएगा वो और हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ेस कॉज करेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या होता है हमारी बॉडी में कि जैसे ही बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, ठीक है, बोन मैरो ने WBCs बनाना बंद कर दी इस कंडीशन में, ठीक है। विद इन 2 डेज़ हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही बोन मैरो की प्रोडक्शन कम हुई, ठीक है, WBCs कम बनाने शुरू किए उन्होंने, तो क्या करते हैं कि जो हमारी माउथ, कॉलन और कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होते हैं कि अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर वो इन्वेट करते हैं सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी और ब्लड को भी, ठीक है, और इसी तरह जो है पूरे बॉडी में जो है इन्वेट करते जाते हैं, स्प्रेड करते जाते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर फ़ौरन से बेशतर ट्रीटमेंट ना मिले तो बंदे की 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो अल्सर्स हैं कि हमारी बॉडी में इस केस में, ठीक है, पहले तो माउथ कॉलन में अपीयर होना शुरू होंगे, ठीक है, इसकी वजह से स्वेयर जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं, ठीक है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सराउंडिंग टिश्यूज़ और ब्लड में फैलते रहेंगे और इसी तरह पूरी बॉडी में जो है स्प्रेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से 1 वीक के अंदर अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ हो जाती है बंदे की। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी ये है कि हमारे पास अगर मॉडरेट इरेडिएशन हुई है, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर नहीं था या ये जो ड्रग्स और केमिकल्स थे ये इतने ज़्यादा तादाद में बॉडी में एंटर नहीं हुए हैं और एक्यूट ल्यूकोपीनिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है कि बोन मैरो में स्टिल ऐसे मेलोब्लास्ट और लिम्फोस ब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि अभी उनकी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दोबारा से जो है सेल्स को बना सकें, ठीक है। तो क्या होता है कि इस केस में अगर फ़ौरन जो है पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दी जाए, ठीक है, प्लस कुछ एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स दी जाएँ ताकि वो इस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ सके, तो फिर हमारी जो बोन मैरो है उसकी ये सलाहियत रीगेन हो जाती है विद इन वीक्स टू मंथ्स कि वो दोबारा से जो नॉर्मल WBCs की प्रोडक्शन है उसको कैरी ऑन कर सके, ठीक है। तो क्या ट्रीटमेंट है अगर हमारे पास मॉडरेट इरेडिएशन हुई है तो बोन मैरो में स्टिल स्टेम सेल्स और प्रोजेनिटर सेल मौजूद होंगे, अनडिस्ट्रॉयड होंगे, जो कि रीजनरेट कर सकेंगे WBCs को। तो पेशेंट को अगर फ़ौरन
जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दी जाए तो क्या होगा, और प्लस उसे कुछ एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स दे दी जाएं ताकि वो इन इन्फेक्शन से जो है वो फाइट कर सके, तो क्या होगा कि बोन मैरो की जो कैपेबिलिटी है वो रीगेन हो जाएगी, ठीक है, और वो दोबारा से जो है WBCs की प्रोडक्शन करवा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी है वो है ल्यूकीमिया। अच्छा, ल्यूकीमिया कहीं ना कहीं हम जो है बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ल्यूकीमिया में क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो रही है WBCs की, ठीक है। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन है ये WBCs की, ठीक है। ल्यूकोपीनिया में क्या है कि कम प्रोडक्शन हो रही है, जबकि जो ल्यूकीमिया है इसमें इंक्रीज प्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, ये होता किस वजह से, इसके कॉजेज़ क्या हैं कि हमारे जो प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स होते हैं विच आर मेलोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, उनमें कोई म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपरली जो हैं WBCs की एक तो शेप उनकी नहीं होती और अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन वो करते जाते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती जाती है WBCs की बॉडी में और उनकी शेप भी प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। तो इनकी क्या हमारे पास कॉजेज़ हैं, म्यूटेशंस इन द प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स, ठीक है। मेलोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, जो मेलॉइड प्रोजेनिटर स्टेम सेल और लिम्फोइड प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स हैं जिनसे हमारे पास WBCs बन रही हैं, उनमें कोई म्यूटेशन आती है जिसकी वजह से प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही है WBCs की, अब एबनॉर्मल और अनकंट्रोल प्रोडक्शन हो रही है। अब हमारे पास जो ल्यूकीमिया है उसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसके प्रोजेनिटर सेल्स को देखते हुए हमारे पास इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक तो आती है मेलोजेनस ल्यूकीमिया और इसी तरह दूसरी लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, कि किन किन को कॉज करेगी ये। तो अगर हम मेलोजेनस ल्यूकीमिया की बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास जो है बोन मैरो में करेगी इफ़ेक्ट, ठीक है। और प्रोडक्शन को जो है, जो हमारे पास मेलोजेनस सेल्स हैं बोन मैरो में, उनमें म्यूटेशन कॉज होगी, ठीक है। उसमें जो है कैंसरस प्रोडक्शन होगी इन मेलोजेनस सेल्स की, जिसकी वजह से क्या होगा कि ल्यूकीमिया कॉज होगा, कैंसरस प्रोडक्शन होगी हमारे पास मेलोजेनस सेल्स की। अच्छा जी, अब क्या होगा कि बोन मैरो में तो ये फॉर्म हो गया, लेकिन देन ये आगे भी स्प्रेड कर सकता है हमारे पास लिम्फ नोड, स्प्लीन और लिवर में, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि ये बोन मैरो से ब्लड में से ये देन हमारे पास लिम्फ में और लिम्फ से टिश्यूज़ में जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता रहता है, जिसकी वजह से ये सारे जो है फ़्लो करते रहते हैं, ठीक है। और दोबारा से ये टिश्यूज़ से हमारे पास लिम्फ में और लिम्फ से हमारे पास जो है ब्लड में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब लिम्फ डिफरेंट रीजन्स में, लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में और लिम्फोइड टिश्यूज़ में पास करेगा तो वहाँ भी ये जो है वो स्प्रेड करेगा। और इसी तरह जब ब्लड हमारे पास स्प्लीन और लिवर में पास करेगा तो वहाँ भी देन के अपने जो है सेकेंडरी एरियाज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मेलिग्नेंसी प्रोड्यूस करेगा और वहाँ भी जो है म्यूटेशंस कॉज करवाएगा। इसी तरह जो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमियाज हैं ये हमारे पास जो है लिम्फोइड सेल्स में हो रहे होते हैं, ठीक है। लिम्फोइड जो हमारे पास सेल्स हैं उनकी कैंसरस प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। और इनकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही होती है और ये बेसिकली हमारे पास लिम्फ नोड्स में हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो B and T लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिकली स्टोर्ड होते हैं इन द लिम्फ नोड्स एंड लिम्फोइड टिश्यूज़, ठीक है। तो ये कैंसर जो है इन रीजन्स में होगा और ये लिम्फोइड सेल्स की हमारे पास कैंसरस प्रोडक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से जो B और T लिम्फोसाइट्स हैं इनकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगी। और मेलोजेनस ल्यूकीमिया के केस में फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेलोजेनस जो प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स भी बना रहे हैं, जीनोफिल भी, बेजोफिल भी, मोनोसाइट भी, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा हमारे पास कि जब इसकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगी तो हमारे पास न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया भी हो सकता है, ओजिनोफिलिक ल्यूकीमिया भी हो सकता है, बेजोफिलिक ल्यूकीमिया भी हो सकता है और मोनोसिटिक ल्यूकीमिया भी हो सकता है, ठीक है।
तो इस तरह से ये प्रोलिफ्रेशन होगी। हो सकता है कि कोई एक जो है सेल इफेक्टेड हो, सिर्फ उसी की अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो सकता है कि सबके सबकी अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो रही हो, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास जब इनकी अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो रही होती है, साथ ही साथ इनकी एब नॉर्मल प्रोडक्शन भी हो रही होती है साइज़ और शेप के हवाले से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल होता है उनसे इनकी शेप डिफरेंट होती है, ठीक है। ये आइडेंटिकल नहीं होते नॉर्मल डब्ल्यूबीसीज के, इनकी डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड और बिजार शेप होती है देन दी एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि जितने मोर एंड डिफरेंशिएटेड सेल होंगे उतना ही मोर एक्यूट जो है ल्यूकीमिया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मीन्स के थोड़े थोड़े आइडेंटिकल हैं डब्ल्यू से, ठीक है। तो हमारे पास या इस तरह याद रखो कि जितने हमारे पास कम डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल, उतना ही एक्यूट ल्यूकीमिया होगा, सॉरी। तो एक्यूट ल्यूकीमिया में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो कम होंगे, ठीक है। यानी उसमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की तादाद ज़्यादा होगी, यानी कि अभी भी एबनॉर्मल वो सॉरी नॉर्मल जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनकी ज़्यादा तादाद है एज़ कम्पेयर टू द ल्यूकीमिक सेल्स, ठीक है। और इसी तरह जब क्रॉनिक ल्यूकीमिया होगा तो ज़ाहिरी सी बात है तो कि उसमें डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो ज़्यादा डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी पे, ठीक है। तो देखो, जब हमारे पास बोन मैरो है वो एक्सेसिव सेल्स बना रही है, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसकी उससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो बोन है, ठीक है, जिस बोन मैरो में प्रोडक्शन हो रही है एक्सेसिव, ठीक है। अब हम जैसे हमारी एक कैपेबिलिटी है, ठीक है, हम एक स्पेसिफिक जो है वक्त तक और एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। और रमज़ान में ख़ास तौर पे हमारी एनर्जी जो है ज़्यादा जल्दी यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है, हम ज़्यादा जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि जब एक बोन है, ठीक है, उसकी बोन मैरो में एक स्पेसिफिक सलाहियत थी कि वो 7000 माइक्रोलीटर जो है वो डब्ल्यू बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। तो क्या होगा कि जब वो अपनी एनर्जी से ज़्यादा, अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा डब्ल्यू बनाएगा तो अल्टीमेटली वो जल्दी थक जाएगा, ठीक है, जल्दी वो जो है टायर हो जाएगा, उसका जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम कोई अपनी एनर्जी से ज़्यादा कभी काम कर लें, हमें अक्सर टेम्परेचर हो जाता है, वो किसकी वजह से है कि थकावट की वजह से हमने अपनी जो कैपेबिलिटी थी उससे ज़्यादा जो है काम किया था, ठीक है। इसी तरह क्या होगा कि जब बोन मैरो अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम करेगा तो इसका जो बोन है उसमें हमारे पास पेन कॉज होगी, और पेन जो है जब जब ज़्यादा बढ़ेगी या प्रोडक्शन जब ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगी तो बोन का फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। पेन होगी और जब ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है तो हमारे पास बोन का फ्रैक्चर भी कॉज हो सकता है, ठीक है। एक तो ये इफ़ेक्ट आ गया हमारे पास। दूसरी बात ये है, जो हमारे पास मैंने बताया कि जो मेलोजेनस सेल्स हैं, ठीक है, वो फर्दर भी हमारे पास स्प्रेड कर सकते हैं स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स वगैरह में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आइदर वो मेलोजेनस ल्यूकीमिया हो या लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, तो होते ही लिम्फ नोड्स और हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू में, लेकिन वो ये है कि स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बेशक वो ओरिजिनेट हुए हैं बोन मैरो में, लेकिन ये फर्दर जो है वो लिम्फ नोड्स वगैरह में और डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में। इसके अलावा स्वेयर एनीमिया हो सकता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है।
अब ये क्यों हो रहे हैं हमारे पास? तो वाइट ब्लड सेल्स की अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी आरबीसीज और प्लेटलेट्स की कहाँ से आ गई? तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये स्प्रेड करेंगे डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है, तो क्या होगा कि जो नॉन फंक्शन जो हमारे पास ल्यूकीमिक सेल्स हैं वो इन एरियाज में जो है डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। डोमिनेट होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे बोन मैरो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएगी डब्ल्यू बी सीज़ की एज़ कम्पेयर टू द आर बी सीज़ एंड प्लेटिलेट्स, ठीक है। ज़्यादा फंक्शन उस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, बोन मैरो पे क्या असर होगा कि वो ज़्यादा अपना टाइम और प्रोडक्शन जो है किसकी कर रही है, डब्ल्यू बी सीज़ की, जिसकी वजह से हमारे पास आर बी सीज़ और थ्रोम्बो प्लेटिलेट्स जो हैं वो निगलेक्ट हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है, और इसी वजह से एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसी पैथोफिजियोलॉजीज कॉज हो सकती हैं, ठीक हो गया। तो इसकी ये जो है वो दूसरा इफ़ेक्ट हमारे पास ल्यूकीमिया का ये है। और थर्ड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या है कि जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है, तो उसे एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब एक चाइल्ड ग्रो हो रहा होता है तो ग्रोइंग पीरियड में हम क्यों कहते हैं कि उससे दूध पिलाओ, उसे जो है अच्छी ग़िज़ाएँ दो, फ्रूट्स दो, ये दो, वो दो, ताकि उसकी जो ग्रोथ है, जो बोन्स की फॉर्मेशन है वो अच्छी हो सके, ठीक है, उसके मसल्स अच्छी तरह डेवलप हो सकें, उसके ऑर्गन्स, उसका ब्रेन सही डेवलप हो सके, ठीक है। इसी तरह जब ल्यूकीमिक सेल्स हैं, ठीक है, उन्होंने प्रोलिफरेट करना, उन्होंने उनकी प्रोडक्शन होनी है, तो ज़ाहिरी सी बात है कि उन्हें भी एनर्जी की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अपनी बोन मैरो के पास तो इतने रिसोर्सेज तो नहीं है कि वो इतने ज़्यादा, जब ल्यूकीमिक सेल्स बना रही है तो उनकी जो है ज़रूरियात भी पूरी करे, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास जो नॉर्मल टिश्यू प्रोटीन्स होती हैं बॉडी की, उनसे ये एनर्जी लेना शुरू कर जाता है, उनसे ये अमाइनो एसिड्स लेना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल प्रोटीन टिश्यूज़ होती हैं बॉडी में उनकी डिटीरियोरेशन हो जाती है, उनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल टिश्यू प्रोटीन, ठीक है। तो क्या होगा कि उसका सारा जो है एक बनाने के लिए, एक चीज़ बनने के लिए जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में, जो दूसरे टिश्यूज़ हैं, बोन्स हैं बॉडी में, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह एक्सेसिव यूज़ होगी एनर्जी की, ठीक है, क्योंकि हमारी सलाहियत से ज़्यादा, हमारी एनर्जी कैपेबिलिटी से ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, इस वजह से एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज।